स्वागत है आप सभी स्टूडेंट्स का अमृत क्लासेज में। आज हम लोग फ्यूचर टेंस के अंतर्गत शैल हैव और विल हैव के साथ इन्फिनेटिव टू का प्रयोग पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस हैज, हैव, इन्फिनेटिव और हैड के साथ इन्फिनेटिव का प्रयोग पढ़ चुके हैं। सभी रूल, सभी नियम एक समान होते हैं, बस उसमें केवल हेल्पिंग वर्ब का अंतर होता है। फ्यूचर टेंस के अंतर्गत हम सब्जेक्ट के बाद शैल या विल हैव के साथ इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं और प्रेजेंट टेंस में हैज, हैव के साथ इन्फिनेटिव टू का प्रयोग करते हैं और पास्ट टेंस में हैड के साथ इन्फिनेटिव टू का प्रयोग करते हैं। फ्यूचर टेंस में शैल हैव, विल हैव के साथ इन्फिनेटिव टू का प्रयोग करते हैं। केवल हेल्पिंग वर्ब का अंतर होता है, हैज हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव, लेकिन जितने भी नियम होते हैं सभी समान होते हैं। विस्तार से हम प्रेजेंट टेंस में बता चुके हैं हैज हैव के साथ इन्फिनेटिव टू का प्रयोग कैसे करना है, पास्ट टेंस में भी बता चुके हैं। ठीक उसी प्रकार शैल हैव और विल हैव के साथ हमें इन्फिनेटिव टू का प्रयोग करना है। देखेंगे हम लोग, ऊपर हेडलाइन दिए हैं फ्यूचर टेंस यूज ऑफ शैल हैव, विल हैव प्लस इन्फिनेटिव टू। तीनों सेंटेंस हम लोग एक साथ पढ़ेंगे, अफर्मेटिव, निगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस को। इसका पहचान है, इस टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में ना पड़ेगा, नी पड़ेगी, ने पड़ेंगे, ना होगा, नी होगी, ने होंगे इत्यादि शब्द लगा रहता है। इन वाक्यों से बाध्यता या अनिवार्यता का भाव व्यक्त होता है। ऐसे वाक्यों से पता चलता है कि वाक्य के अंतर्गत जो बातें कही गई हैं या तो बाध्य कर रही हैं किसी काम को करने के लिए या मूल रूप से करना अनिवार्य है। ये वाक्य यही बतलाता है। नोट हम लोग देखेंगे, आई वी के साथ सब्जेक्ट, आई वी के साथ शैल हैव तथा ही सी इट नेम के साथ विल हैव, यू के साथ विल हैव, दे के साथ भी विल हैव का प्रयोग करेंगे। यदि कोई अन्य सब्जेक्ट्स, एक नाम या दो नाम आ जाते हैं तो उसके साथ भी हम विल हैव का प्रयोग करेंगे और आई वी के साथ शैल हैव का प्रयोग करेंगे और इसके तुरंत बाद, शैल हैव के तुरंत बाद हम इन्फिनेटिव टू का प्रयोग करते हैं। इसका पहचान हम लोग ध्यान से देखेंगे, ना पड़ेगा, नी पड़ेगी, ने पड़ेंगे, ना होगा, नी होगी, ने होंगे। ये पहचान हम लोग तीनों टेंस में मुख्य रूप से देखेंगे कि पहचान कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है और हिंदी वाक्य के अंत में जो पहचान बताया जा रहा है वो पहचान मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इसको ध्यान देते हुए हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। हम लोग अभी अफर्मेटिव सेंटेंस को देखेंगे। इसका स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट सर्वप्रथम लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद शैल हैव या विल हैव, इसके बाद टू का प्रयोग करेंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को लिखेंगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। यदि कोई अदर वर्ड्स होगा तो अदर वर्ड्स को भी लिख देंगे। मुझे पटना जाना पड़ेगा, आई शैल हैव टू गो टू पटना। सब्जेक्ट के जगह पर आई,
हेल्पिंग वर्ब जहाँ है शैल हैव विल हैव, तो शैल हैव की जगह पर शैल हैव। सब्जेक्ट के अनुसार देखेंगे कि आई वी है तो शैल हैव लगाएंगे, कोई अन्य सब्जेक्ट होगा ही सी इट नेम दे यू तो उसके साथ हम विल हैव का प्रयोग करेंगे। इसके बाद इन्फिनिटिव टू का प्रयोग करेंगे, इसके बाद वर्ब वन का प्रयोग करेंगे, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट देंगे, कोई अदर वर्ड्स होगा तो अदर वर्ड्स को लिखेंगे। मुझे पटना जाना पड़ेगा, आई शैल हैव टू गो टू पटना। दूसरा एग्जाम्पल, राम को आज्ञा माननी होगी, राम विल हैव टू ओबे। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, केवल वर्ब तक ही सीमित है, तो इसमें वर्ब तक ही सीमित करके ट्रांसलेट करके छोड़ देंगे। राम विल हैव टू ओबे, ओबे मीन्स आज्ञा मानना, राम विल हैव टू ओबे। हमें कठिन परिश्रम करना होगा, वी शैल हैव टू वर्क हार्ड, वी शैल हैव टू वर्क हार्ड। वी के साथ शैल हैव का प्रयोग हुआ है और आई के साथ शैल हैव का प्रयोग हुआ है। राम किसी व्यक्ति का नाम है तो इसके साथ विल हैव का प्रयोग किया गया है। इसके बाद इन्फिनिटिव टू को लिखेंगे, सभी को ईमानदार होना पड़ेगा, एवरीवन विल हैव टू बी ऑनेस्ट, एवरीवन विल हैव टू बी ऑनेस्ट। सभी को, किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, मतलब सभी को कहा गया है तो यहाँ एवरीवन के साथ हम विल हैव का प्रयोग करेंगे, एवरीवन विल हैव टू बी ऑनेस्ट। हमें अपना जीवन स्तर ऊंचा उठाना होगा, वी शैल हैव टू, ध्यान देंगे, वी शैल हैव टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, वी शैल हैव टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। रेज मीन्स होता है ऊंचा उठाना और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मीन्स होता है जीवन स्तर। तो वी शैल हैव टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब हम लोग निगेटिव सेंटेंस को देखेंगे। सब्जेक्ट सर्वप्रथम, इसके बाद शैल या विल को लिखेंगे। ध्यान देंगे स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट के बाद शैल या विल को लिखेंगे, इसके बाद नॉट को लिखेंगे, इसके बाद हैव लिखेंगे, इसके बाद टू का प्रयोग करेंगे, इसके बाद वर्ब वन, उसके बाद ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स को लिखेंगे। फिर से बता रहे हैं, ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट के बाद शैल या विल को लिखेंगे, इसके बाद नॉट को लिखेंगे, इसके बाद हैव को लिखेंगे, इसके बाद हैव के बाद हम टू का प्रयोग करेंगे और वर्ब वन क्रिया के प्रथम रूप को लिखेंगे और इसके बाद ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, कोई अदर वर्ड्स होगा तो अदर वर्ड्स लिखेंगे। तुम्हें जुर्माना नहीं देना पड़ेगा, यू विल नॉट हैव टू पे द फाइन, यू विल नॉट हैव टू पे द फाइन। फाइन मीन्स जुर्माना, पे मीन्स भुगतान करना या देना। तो यू विल नॉट हैव टू पे द फाइन, उसे दवा नहीं खानी पड़ेगी, ही विल नॉट हैव टू टेक मेडिसिन, ही विल के बाद नॉट का प्रयोग है, ये नहीं कि विल हैव और शैल हैव के बाद नॉट का प्रयोग कर दीजिएगा, विल हैव और शैल हैव के बाद नॉट का प्रयोग नहीं होगा, विल और हैव के बीच में नॉट का प्रयोग करेंगे, शैल और हैव के बीच में नॉट का प्रयोग करते हैं। मतलब सब्जेक्ट के बाद हम शैल या विल को लिखेंगे, इसके तुरंत बाद नॉट लिखेंगे, तब हम हैव लिखेंगे, उसके बाद टू का प्रयोग करेंगे, वर्ब वन, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स। उसे दवा नहीं खानी पड़ेगी, ही विल नॉट हैव टू टेक मेडिसिन। दवा खाने का इंग्लिश होता है टेक मेडिसिन, ईट मेडिसिन नहीं, क्योंकि दवा को हम लोग निगलते हैं, दवा खाते नहीं, दवा को डालकर जीभ पर पानी पी जाते हैं, वो अंदर चला जाता है। तो ही विल नॉट हैव टू
टेक मेडिसिन। मुझे आपकी मदद नहीं करनी होगी। आई शैल नॉट हैव टू हेल्प यू। आई के बाद शैल का प्रयोग, इसके बाद नॉट का प्रयोग है, इसके बाद हैव, इसके बाद टू का प्रयोग है, इसके बाद वर्ब वन ऑब्जेक्ट। आई शैल नॉट हैव टू हेल्प यू। हमें पछताना नहीं पड़ेगा। हमें पछताना नहीं पड़ेगा। वी के बाद शैल का प्रयोग, इसके बाद नॉट, इसके बाद हैव, इसके बाद टू, इसके बाद वर्ब वन क्रिया के प्रथम रूप को, या इसे मुख्य क्रिया का पहला रूप भी बोलते हैं। वी शैल नॉट हैव टू रिपेंट। ये हमेशा निगेटिव में ध्यान देना है कि सब्जेक्ट के बाद शैल और विल लिखेंगे, इसके बाद नॉट लिखेंगे। शैल हैव नॉट नहीं, विल नॉट हैव नहीं, शैल नॉट हैव, विल नॉट हैव, ऐसे लिखेंगे। इसके बाद टू को लिखेंगे, वर्ब वन ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स। अब हम लोग इंटेरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नसूचक वाक्य को देखेंगे। इसका स्ट्रक्चर पहला है, बार बार बता चुके हैं कि यदि प्रश्नसूचक शब्द क्या वाक्य के शुरू में हो तो सबसे पहले हम सहायक क्रिया शैल या विल को लिखेंगे। यदि क्या वाक्य के शुरू में होगा तो सबसे पहले हम शैल या विल को लिखेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद हैव को लिखेंगे। यदि वाक्य में नकारात्मक शब्द आ जाए, नहीं शब्द आ जाए, तो हम सब्जेक्ट के बाद ही नॉट का प्रयोग कर देंगे। ये नहीं कि शैल आई हैव नॉट कर देंगे, हैव के बाद नॉट का प्रयोग नहीं, सब्जेक्ट के बाद ही नॉट का प्रयोग करेंगे। नॉट का प्रयोग करने के बाद हैव का प्रयोग करेंगे जब नकारात्मक शब्द दिया हो, नहीं शब्द दिया हो वाक्य में तब। यदि नहीं शब्द का प्रयोग नहीं हो तो हम शैल आई हैव जैसे लिखे हैं, सब्जेक्ट सर्वप्रथम हम हेल्पिंग वर्ब शैल या विल को लिखेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट को लिखेंगे, इसके बाद हैव, इसके बाद टू का प्रयोग करेंगे और मुख्य क्रिया के पहला रूप को वर्ब वन को फर्स्ट फॉर्म को लिखेंगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स। ध्यान दीजिए, क्या मुझे उस पर निर्भर होना पड़ेगा? क्या वाक्य के शुरू में है, शैल पहले है। शैल आई हैव टू डिपेंड ऑन हिम। शैल आई हैव टू डिपेंड ऑन हिम। क्या तुम्हें पटना नहीं जाना होगा? इसमें नकारात्मक शब्द है, नहीं शब्द दिया है, तो हम देखिए क्या करेंगे। क्या तुम्हें पटना नहीं जाना होगा? विल यू नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग, इसके बाद हैव। विल यू नॉट हैव टू गो टू पटना? विल यू नॉट हैव टू गो टू पटना? राम को क्या करना पड़ेगा? दूसरा स्ट्रक्चर का है एग्जाम्पल। यदि प्रश्नसूचक शब्द क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे वाक्य के अंदर आया हो, वाक्य के बीच में आया हो, तो सर्वप्रथम इन शब्दों की अंग्रेजी लिखते हैं। क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे की अंग्रेजी लिखेंगे, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब शैल या विल को लिखेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद हैव, इसके बाद टू, वर्ब वन, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स। इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर देंगे। राम को क्या करना पड़ेगा? क्या बीच में है तो व्हाट। क्या की अंग्रेजी क्या होती है? व्हाट। व्हाट विल राम हैव टू डू? व्हाट क्वेश्चन वर्ड, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब शैल या विल, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद हैव, इसके बाद टू, इसके बाद मुख्य क्रिया का पहला रूप, इसके बाद क्वेश्चन मार्क है। व्हाट विल राम हैव टू डू? आपको परीक्षा कब देनी होगी? यहाँ भी कब बीच में आया है, तो कब की अंग्रेजी होती है व्हेन। तो व्हेन विल यू हैव टू अपीयर एट द एग्जामिनेशन। अपीयर एट द एग्जामिनेशन मीन्स होता है परीक्षा देना। तो व्हेन विल यू हैव टू अपीयर एट द एग्जामिनेशन। हमें डॉक्टर क्यों नहीं बनना पड़ेगा? इसमें प्रश्नसूचक वाक्य में
नकारात्मक शब्द नहीं का प्रयोग हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद ही नॉट का प्रयोग कर देंगे। वाई शैल वी नॉट हैव टू बी ए डॉक्टर। वाई क्योंकि अंग्रेजी, इसके बाद सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब शैल, इसके बाद वी, इसके बाद नकारात्मक शब्द नॉट, और हैव इसके बाद टू, इसके बाद वर्ब वन का प्रयोग करेंगे। बी मीन्स होना बनना होता है, इसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। हमें डॉक्टर क्यों नहीं बनना पड़ेगा। वाई शैल वी नॉट हैव टू बी ए डॉक्टर। हम लोग तीनों टेंस हेल्पिंग वर्ब प्लस इन्फिनेटिव टू का प्रयोग पढ़ लिए हैं, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर। इसे हम लोग ध्यान से देखेंगे और अपने मीनिंग के अनुसार हम 10-10 ट्रांसलेशन यदि बनाएंगे तो स्ट्रक्चर, रूल, नियम, पहचान सब याद हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण होता है ट्रांसलेट करना और मीनिंग को याद करना। जब तक मीनिंग याद नहीं रहेगा तब तक आप ट्रांसलेट नहीं कर सकते हैं। तो मीनिंग भी देखिए और रूल को भी देखिए और इसके बाद ट्रांसलेट करिए। और हाँ, जितने भी स्टूडेंट्स अभी लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।